आशुतोष मिश्रा भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, लगातार सैन्य मदद अमेरिका की ओर से पहुंचाई जा रही है, किस तरीके से ये वहां तक अभी तक पहुंच पाई है और इसका आने वाले वक्त में क्या परिणाम हम देखेंगे? आशुतोष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी नेहा, दरअसल स्थिति आप इससे तनाव लगा सकती हैं कि जिन इलाकों पर जैसे हम खड़े, हमारे बैकग्राउंड में अगर कुछ दिख रहा है तो लोग इस बात को लेकर के पीआईडीएफ पूरी कोशिश कर रहा है कि खासकर वो इलाके जो सबसे ज्यादा सुरक्षित हों, वहां किसी तरह का खतरा ना हो, वहां की तस्वीरें बाहर न जाए। तो अभी हमें आइडिया, और सबसे ज्यादा बड़ी बात है जो गौरव ने जिक्र किया, रिजर्व फोर्स, कि वो सिविलियंस जो ट्रेंड थे वॉर के लिए या सेना के लिए, अब जब जरूरत पड़ी है तो हर किसी के हाथों में हथियार दे करके जो है सड़कों पर, यहां तक कि जो विपक्ष के कई सारे नेता हैं यहाँ पे, उन्होंने तक हथियार उठा करके वो रिजर्व फोर्स का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए उन प्रतिष्ठानों के पास वहां की तस्वीरें न जाएं जहां पर खतरा हो सकता है। और खतरा किस लिए? कि हमास की तैयारी जिस तरह की हमले की थी, ग्लाइडर से आना, पानी के रास्ते, जमीन के रास्ते घुस करके, और वो भी तब शनिवार जब वो यहां पर पवित्र दिन था, छुट्टी का दिन था, और ज्यादातर सुरक्षा बल, क्योंकि एक सवाल इससे खड़ा हुआ कि क्या इजराइल के लिए बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या वो इन तैयारियों को भांप नहीं पाए? लेकिन हाँ, सड़कों पर अगर आप किसी को देखेंगे तो वो सिर्फ या तो आमतौर पर सुबह लगभग 6:30 बजे, इस समय यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में लगभग 9:30 का समय है, लेकिन यहां 7:10 का समय हो रहा है, और आमतौर पर इस समय चहल पहल काफी ज्यादा हो सकती है। अब ये देखिए कि यहां पर अगर आप देखेंगे, ये बहुत कम उम्र के लड़के हैं, लेकिन ये रिजर्व फोर्स के हैं, और लगभग इन सब ने ही हाथों में हथियारें उठा करके जिम्मेदारी संभाल रखी है टेल अवीव की सुरक्षा। पिछले लगभग 48 घंटों से बड़ी संख्या में इन सड़कों से हमने टैंक्स, बड़े बड़े जो वेपन्स हैं, जो गन हैं, उन सबको यहां से ले जाते हुए दक्षिण की ओर भेजा, चाहे वो सिरदूत का इलाका हो, एस्केलॉन का इलाका हो। इन सब के बीच रात को, हालांकि यहां से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर जब ये जानकारी मिली थी कि लगभग फिर से गजा से रॉकेट दागे गए हैं, तो उन इलाकों में एक बार फिर एयर सायरन बजाया गया था। यहां पर बस एक ही सबसे बड़ा खतरा यह है कि कब रात को एयर सायरन बजेगा और अचानक सड़कों पर फिर सन्नाटा पसर जाएगा। सबसे बड़ा डर लोगों के लिए है, क्योंकि दुनिया में अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी तैयारियों के लिए जो देश जाना जाता था, उस पर जिस तरह का खतरा मंडराया, और आज भी वो खतरा बरकरार, खासकर ये देखते हुए कि हमास ने आखिर वो काबिलियत, कई सारे विशेषज्ञ यहाँ के वो मान रहे हैं कि जब तक इनको लेबनान जैसे देशों का सपोर्ट ना हो या फिर ईरान का सपोर्ट ना हो, ये बहुत मुश्किल है कि कुछ आतंकी संगठनों के पास इस तरह के ग्लाइडर आ जाए, उनके पास एयर विंग आ जाए, और इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार। और खासकर जब बात यहां औपचारिक तरीके से आंकड़ा है कि 3200 से ज्यादा छोटे छोटे रॉकेट दागे गए हैं, और वो इस तरह पूरे इलाकों में गए हैं कि वो टारगेटेड अटैक नहीं थे। जैसे प्रिसाइज मिसाइल अटैक होता है तो उससे नुकसान ज्यादा होता है, लेकिन वो अंधाधुंध फेंके गए थे कि इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था उसके आगे चरमरा गई थी। युद्ध क्षेत्र से तमाम जानकारी देते हुए आशुतोष और मेरे सहयोगी गौरव सावंत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, क्योंकि गौरव, लाइव तस्वीरें हम तक अगर आप पहुंचा सकें, बता सकें वहां पर किस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर माहौल बेहद संवेदनशील होगा, और आपने तो यूक्रेन युद्ध भी दिखाया था, वहां पर किस तरीके से नागरिकों को बचाया जाए ये प्राथमिकता थी। क्या यहां पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए गए? नेहा, इजरायल एक ऐसा देश है जो जब से बना है तब से नागरिकों की जान को खतरा रहा है, लेकिन इस तरह का खतरा पहली बार आया है कि 700 लोगों को हमास के आतंकवादियों ने काट दिया हो, और एक तरह से कत्लेआम हुआ था यहाँ पर दक्षिण और मध्य के उस क्षेत्र में, और वहां उस कत्लेआम के बाद अभी इजरायल रिकवर नहीं कर पाया है। जैसा आशुतोष भी आपको बता रहे थे, जहां हम इस समय खड़े हैं वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बहुत कड़ी की गई है। यहाँ हर घर में बंकर है, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कभी पुलिस वाले, कभी सेना के अधिकारी, कभी रिजर्विस्ट फोर्स, वो लगातार इस पूरे इलाके में आ रहे हैं। और अगर मैं आपको यहाँ का पूरा ये इलाका दिखाऊं तो ये सबसे संवेदनशील इलाका है, ये सिटी सेंटर है यहाँ का, और इस पूरे इलाके में एक तरह से कहा जाए तो इजरायल का एक तरह से ये दिल है, और इसको निशाना बनाया गया। तो अगर आप यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पुलिस वाले हर नुक्कड़ पर खड़े हैं यहाँ पर, और उनकी कोशिश यही है कि अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, कोई भी ऐसा दिखता है जिस पर उन्हें जरा भी संदेह हो, तो एकाएक उसको पकड़ के उससे पूछताछ करते हैं, क्योंकि इनका यह मानना है जिस तरह से यह हमला हुआ था, हमास का यह हमला हुआ था, ये सबसे बड़ा एक हमला तो हो गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। नया यहाँ पर दो बड़े खतरे इस समय भी हैं। एक
जब काउंटर और टेरर ऑपरेशंस करेंगे, और जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि बहुत बड़े तरीके से हमास को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, ऐसी परिस्थिति में क्या ग्राउंड ट्रूप्स अब वहां पर गाजा पट्टी में जाएंगे? अगर ग्राउंड ट्रूप्स जाते हैं तो फिर जानमाल का नुकसान बड़ा हो जाएगा। ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में कोई पत्रकार हो सकता है, कोई किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो सकता है, वो भी रिजर्विस्ट अब ऑपरेशंस में आ जाएंगे, क्योंकि अब ये पूरी देश की रक्षा का यहाँ प्रश्न है। दूसरी बात, इनके कई लोगों को अभी भी बंधक बनाया है, उसमें महिलाएं भी हैं, उनमें बच्चे भी हैं, उनमें और ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, और बड़ी संख्या में उनको बंधक बनाया गया है। उनकी सुरक्षा कैसे होगी? क्या उनकी जानमाल को कैसे बचाया जाएगा? क्या ग्राउंड फोर्सेस अब गाजा पट्टी में जाएंगे एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और एक हमास की पूरी लीडरशिप को डेसिमेट करने के लिए, उनको पूरा नेस्त नाबूद करने के लिए, जैसा उन्होंने कहा है? और नेहा, अगर ऐसा होता है तो क्या हिजबुल्लाह दूसरा बॉर्डर खोल देगा? यानी एक बॉर्डर हमास के साथ दक्षिण में, दूसरा उत्तर में सीरिया और बेरूत के साथ, लेबनान के साथ जो दूसरी सीमा है, क्या वहां भी आतंकवाद शुरू हो जाएगा? क्या वहां भी युद्ध शुरू हो जाएगा? क्योंकि कुछ रॉकेट्स वहां के डिस्प्यूटेड एरिया में भी कल दागे गए हैं। इसीलिए पूरे देश पर इस समय खतरा बहुत बड़ा है। बिल्कुल, बड़ा खतरा पूरे देश पर मंडरा